Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the reflex action in sense of nervous system of human. In us, about the nervous system, we have studied about the reflex action. That how reflex action is done and what are the factors behind that and what are the main importance of the reflex action. That reflex action helps us to sense our environment. कि अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जाना, रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे उसके बारे में जाना, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये होता है। और उसके बारे में हमने जाना कि ये हमें सेंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ये हमें इन्वायरमेंट से सेंस देता है। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम of animals or of human beings, that is the human brain. Today we are going to study about the human brain, and we are going to study its different parts and work how each and every part of the human brain, how it performs the work and what factors are behind the human brain. And firstly, if we are going to talk about the human brain, we should know one thing, that human brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Human brain is firstly divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो इसके फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को फर्स्टली पहली तरह से तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज द फोर ब्रेन, जिसका पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया गया है। इफ वी टॉक कि अगर हम ये कहें कि रिफ्लेक्स एक्शन ही सब कुछ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी कैन बी परफॉर्म। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट एक्टिविटीज ये माइंड ए गवर्निंग बॉडी इज आल्सो रिक्वायर्ड, व्हिच इज नोन एज ह्यूमन ब्रेन। और सारे फंक्शंस को, थिंकिंग को, सब चीज़ को, न्यूरल कनेक्शंस को एक गवर्न करने के लिए माइंड एक गवर्निंग बॉडी चाहिए, विच इज नोन एज ह्यूमन ब्रेन। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ a program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next. हम लिखते हैं, बात करते हैं, चेयर घुमाते हैं या किसी भी प्रोग्राम के एंड में क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, ये सब क्या है? दिस ऑल आर द वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस हैं बिकॉज दे आर डन बाय द वॉलेंट्री मसल्स। ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं बिकॉज क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं एंड वॉलेंट्री मसल्स डजंट परफॉर्म विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रेन। और वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो अपने आप नहीं हो सकते जब तक उन्हें ब्रेन, इस ह्यूमन ब्रेन से परमिशन ना मिले कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तब तक वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्शन नहीं दिखाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस। द ब्रेन ऑल्सो हैज सेंड मैसेजेस टू द मसल्स, और इसी तरह ब्रेन को भी मसल्स तक मैसेज भेजना होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू गिव देम परमिशन। और इसी तरह जो ब्रेन होता है वो भी मसल्स तक एक मैसेज ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो एक परमिशन रहता है उस मसल के लिए कि हाँ तुम ये वर्क परफॉर्म कर सकते हो। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain, spinal nerves arising from the spinal cord. अब एक ही तो ब्रेन है हमारे बॉडी में, वो कितना वर्क कहाँ से परफॉर्म करेगा? सो जो डिफरेंट वर्क्स एंड डिफरेंट नर्व्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो जो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अदर बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो वो किससे बना होता है? ये बना होता है क्रैनियल नर्व से, जो ब्रेन से होती हैं, ब्रेन से अराइज करती हैं फ्रॉम द ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड।
जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ के मैसेज का ट्रांसफर और एक्सचेंज वो करते हैं। ब्रेन डस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। इसीलिए ब्रेन हमें मदद करता है, हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी एक्शन के बारे में सोचें और उसको परफॉर्म कर सकें। This is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major regions, namely forebrain, midbrain and hindbrain. तो वही बताया ना मैंने, तो ये जो डिफरेंट एक्शंस हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं। ब्रेन को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्रेन का एक पार्ट कोई और फंक्शन प्रोवाइड करेगा, दूसरा कोई और फंक्शन, तीसरा पार्ट कोई और फंक्शन, और उसी बेसिस पे ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। Along the three parts, forebrain is the मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो तीनों पार्ट हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग पार्ट जो है उसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। विच इज कंसिस्ट ऑफ it has regions which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on. और ये किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है? ये सुनने का, स्मेल करने का, देखने का और इसी तरह के जो और फंक्शंस होते हैं ये सारे फंक्शंस फोरब्रेन ही परफॉर्म करता है। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. और तो और जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी भी फॉर्म में, वो स्टोरेशन कहाँ होता है? वो स्टोरेज का पार्ट भी फोरब्रेन में होता है। फोरब्रेन में भी पार्ट स्टोर होते हैं, मैसेज स्टोर होते हैं। वो फोटोज वो हमारे स्मेल और जो जितने भी फिंगर साइट है, देखा हमने किसी चीज़ को, वो सारे रिकॉर्ड होके कहाँ सेव होते हैं? फोरब्रेन में सेव होते हैं और वहीं से हम रिकवर करके उसे देख भी सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द there are separate association together into information as well as with information that is already stored in the brain. Based on all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles. और इसी तरीके से जब वो डिसीजन बनता है, डिसीजन लिया जाता है ब्रेन द्वारा फोरब्रेन से होके, तो वो इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर करता है? मोटर एरियाज में। कल हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा था ना, मोटर एरियाज में मोटर नर्व जो मसल्स थी वो उस फैक्टर्स को हमारे हैंड को पीछे खींचने में मदद करती है। वो उसी मोटर एरियाज वो ऐसे ही पाए जाते हैं हर जगह में, वो ही हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, और उन्हीं के बेसिस पे हम वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल्स, और इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हमारा लेग मसल, या हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सभी भी एग्जांपल हैं जो फोरब्रेन द्वारा किया जाता है। और तो और द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ फोरब्रेन। और तो और जो हम भूख महसूस करते हैं, हमारा सेंसेशन फुल होता है किसी भी चीज़ को देख के हमारे मुंह में पानी का आना, डेट इज द सलाइवा, सलाइवेशन होना, ये सब पार्ट फोरब्रेन द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं विथ ए सेपरेट पार्ट इन द फोरब्रेन। सो if mouth waters when we see food like without our meaning to, our hearts beat without our thinking about it, and cannot control these actions about them. और भी कुछ ऐसे वर्क हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारा हार्ट का पंप होना, हमारा हार्ट रेगुलर पंपिंग करता रहता है, फूड को हमारा फूड ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहती है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होता रहता है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, बट दिस फंक्शंस आर आल्सो बीइंग कंटिन्यूड इन आवर बॉडी। ये हम इन फंक्शंस के बारे में डीप स्टडी सोचते नहीं हैं, थिंकिंग नहीं करते, बट दिस फंक्शंस आर आल्सो रनिंग इन आवर बॉडी, ये फंक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं। Thus these functions are done by the involuntary muscles, though these functions are called involuntary actions। और इसी वजह से ये जो functions हैं ये involuntary muscles द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए इन actions को हम involuntary actions के नाम से जानते हैं, which is controlled by the midbrain and hindbrain।
और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। All these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain। जैसे कुछ involuntary actions हैं जैसे हमारा blood pressure, salivation पानी मुंह में पानी आना और vomiting उल्टी आना, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? मिड ब्रेन में जो मेडुला पार्ट होता है वो इन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मीन्स salivation means vomiting, blood pressure and vomiting are controlled by the hindbrain part medulla। मेडुला उन चीज को कंट्रोल करता है। थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज देयर आर पॉसिबल, राइडिंग ए बाइसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंडब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। और जो कुछ एक्टिविटी जैसे कि हमारा चलना, वॉकिंग, सीधे चलना हो गया, हम बाइसाइकिल चलाना हो गया, या पेंसिल को उठाना, और ये जो चीजें होती हैं वो हिंडब्रेन के सेरिबेलम पार्ट से गवर्न की जाती हैं। And it is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture of and balance of the body। और इसी के थ्रू वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और हमारी बॉडी और बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन रहता है। और मूविंग हियर, दिस इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट have any thinking control and these are called involuntary actions। तो जो ये पार्ट है कि फोरब्रेन हमारे स्टोरेज का पार्ट है, हम मिड ब्रेन भी हमारे कुछ पार्ट को गवर्न करता है, हिंड ब्रेन का मेडुला और सेरिबेलम भी हमारे कुछ पार्ट्स को, कुछ एक्टिविटीज इनवॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करते हैं। फोरब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करता है, हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करती है। हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करके हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी का पोस्चर, वॉलेंट्री एक्शंस और जो अदर थिंग्स है, बैलेंस है हमारी बॉडी में, सब मेंटेन रखते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू द ह्यूमन ब्रेन। और ये सब कुछ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गवर्निंग ऑर्गन विच इज नोन एज ह्यूमन ब्रेन। ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के कारण होता है। अब तो बात हो गई ये ह्यूमन ब्रेन की। We should know these things that human brain is a delicate organ। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन होता है। अगर थोड़ी सी भी चोट अगर ह्यूमन ब्रेन पे लग गई तो इट में फैटल, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। सो फॉर द प्रोटेक्शन सेंस, इन द सेंस ऑफ इट्स प्रोटेक्शन, cranium which is also known as skull is present। A bony box is formed by A bony box is formed in which the brain is fitted properly। एक इसकी प्रोटेक्शन के सेंस में देखा जाए कि ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, और इसके प्रोटेक्शन के सेंस से इसे एक बोनी बॉक्स में रखा गया है। बोनी बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ब्रेन प्रॉपरली जाकर उसमें फिटअप हो जाता है और उसे हम क्रैनियम या स्कल के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज बाय क्रैनियम और स्कल। और उस बॉक्स के अंदर देयर इज फर्दर कंटेंट ऑफ फ्लूइड फील्ड बैलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। और तो क्रैनियम में फ्लूइड फील्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये एक बैलून का फॉर्मेशन हो गया और उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और फ्लूइड क्या हेल्प करता है? फ्लूइड ब्रेन को किसी भी शॉक से बचा लेता है। मतलब कोई चोट हल्की फुल्की हमारे सर पे लगती है तो वो इस फ्लूइड द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, हमारा ब्रेन सेफ पड़ा रहता है, हमारे ब्रेन तक कोई इंजरी नहीं होती है। So if you run your hand on the middle of your back, you feel a hard bumpy structure। और इसी तरह अगर हम अपने हाथ को अपने पीछे बैक पे मतलब पीठ के पास ले जाते, एक हार्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है उभरा हुआ, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या ब्लैक बोन के नाम से जानते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है। वी शुड नो दिस थिंग दैट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन। सो इफ हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अगर ये सारी तो बात हो गई ब्रेन की और उसके प्रोटेक्शन की, वो डेलिकेट ऑर्गन का उसे प्रोटेक्शन चाहिए होता है, लेकिन अगर उसे प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर अब ये नर्वस टिश्यू अपने एक्शंस को कैसे करते हैं, कैसे ये अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो फॉर दिस based on information and conveys decision to muscles for action। In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job। जब भी कोई एक्शन या मूवमेंट हमें करनी होती है तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं वही फाइनल जॉब दैट इज द मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं।
सो इफ यू टॉक दैट हाउ एनिमल्स मसल्स मूव, तो और या हम अगर मसल्स को फॉर्म करते हैं, फिर मसल हिलते कैसे हैं, या नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता कैसे है, द मसल फाइबर मस्ट मूव। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मसल फाइबर का मूवमेंट शो होता है। सो तो अब ये क्वेश्चन उठेगा कि हाउ डज ए मसल सेल मूव, तो मसल सेल मूव कैसे करती है। सो द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ ए मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल is that muscle cells will move by changing their shape और by shorten। तो अगर हम जैसे कि नर्व सेल्स कैसे कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को, अगर इसकी बात होगी तो नर्व सेल्स मसल सेल्स द्वारा कंट्रोल, मसल सेल्स द्वारा हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। मसल सेल्स किससे कैसे गवर्न होंगी, मसल सेल्स नर्व सेल्स द्वारा गवर्न की जाती हैं। जब भी उन्हें मूवमेंट करना होता है तो वो अपनी साइज को छोटा या बड़ा करके वो मूवमेंट को परफॉर्म करती हैं हमारे बॉडी में। So the next question is how do muscle cells change their shape? अगर मसल सेल्स अपने साइज और शेप को चेंज करके वर्क मूवमेंट परफॉर्म करती है, तो फिर मसल सेल्स का साइज कैसे बदलता है। The answer must lie in the chemistry of cellular component. Muscle cells have special proteins that change both their shape and with their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulse. तो इसका आंसर क्या है कि मसल सेल्स के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मदद करती हैं उसके शेप और साइज को चेंज होने में, वो बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए उनके सेल्स के अरेंजमेंट में, जो कि किससे द्वारा गवर्न किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बॉडी में आएंगे उसके द्वारा ये गवर्न किया जाता है। सो when this happens, new arrangement of these proteins give muscle cells a shorter form। और जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मसल सेल्स तक आती हैं तो यही मसल सेल्स को ऑर्डर देके केमिकल रिलीज करके एक शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।